Good morning, students. Today we'll start Indian economics, chapter number first, Indian economy on the eve of independence. ये हम थोड़ा बहुत हमारे 10th के अंदर हम पढ़ चुके हैं, बट इसको 12th में हम थोड़ा और ब्रीफली पढ़ेंगे. So let's start with the introduction. First, what is colonial period? जब colonial period का मतलब होता है कि कोई कंट्री किसी और कंट्री पर रूल करती है, like a colony, and the rules and regulations are decided by the ruler. जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश ने रूल किया और बहुत सारे सेक्टर्स को एक्सप्लॉइट किया. अब वो कौन कौन से सेक्टर्स को कैसे कैसे एक्सप्लॉइट किया था, लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया था स्टार्टेड विद दी जमींदारी सिस्टम, बिकॉज फार्मर्स के पास फाइनेंशियल का कोई और सोर्स नहीं था. तो ज़मींदारी सिस्टम जो थे वो ओनर्स होते थे ज़मीन के, और वो एक जो अमाउंट होता है, जैसे हम लोग लगान कहते थे, लैंड रेवेन्यू, वो फिक्स करते थे. लेकिन वो अपने अकॉर्डिंगली फिक्स करते थे, जिसका कोई फिक्स परसेंटेज नहीं था. और वो इतना फिक्स करते थे ताकि फार्मर्स के पास कुछ बचे ही ना, वो इंडिपेंडेंट ना हो पाए. ठीक है. सेकेंड थिंग, ज़मींदार ऑन दी अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरीज ऑफ लाइफ. वो अपने ऊपर खर्च करते थे, जिसके अंदर ज़मीन का या फार्मर्स के डेवलपमेंट का या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता था. तो धीरे धीरे क्या हुआ, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी कम हुई बिकॉज देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट, एंड प्लस जो लगान था, लैंड रेवेन्यू था, वो भी बढ़ता चला गया. ऐसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी एक्सप्लॉइट किया ब्रिटिशर्स ने. सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को, जो हमारे यहाँ हैंड लेबर थी उसके थ्रू बनते थे. ठीक है. ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे क्वालिटी और वैरायटी दोनों बहुत थी, बट ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय की. कैसे? फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स. हमारे जो गुड्स थे उसके एक्सपोर्ट्स पे हैवी ड्यूटी चार्ज कर दी गई थी. क्यों कर दी गई थी? ताकि हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाए और कोई हमारे गुड्स खरीदे ना. डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट. सेकेंड थिंग, वो अगर अपनी कंट्री से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसे ड्यूटी फ्री कर दिया ताकि उन्हें वो चीज़ सस्ते में मिल जाए. तो अगर ब्रिटिशर्स हमारे गुड्स ले रहे हैं तो वो इम्पोर्ट फ्री था, अदरवाइज हैवी ड्यूटी चार्ज कर दिया था. इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू, भेदभाव की टैरिफ पॉलिसी. कैसे? अगर इंडिया रॉ मटेरियल ब्रिटेन में दे रहा है, ब्रिटिशर्स को दे रहा है, तो ड्यूटी फ्री है. ऐसे ही ब्रिटिशर्स अगर हमारे कंट्री से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी ड्यूटी फ्री है. इसके अलावा अगर इंडिया किसी और कंट्री को गुड्स एक्सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर हैवी ड्यूटी चार्ज हो रही थी. तो इस तरीके से हमारे तीनों सेक्टर्स को एक्सप्लॉइट किया. तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स कैसी थी, क्या फीचर था? पहला था स्टैग्नेंट इकोनॉमी. स्टैग्नेंट मतलब रुकी हुई या धीमी गति से चल रही है, जो जिसके अंदर कोई ग्रोथ थी नहीं, और थी तो बहुत छोटी ग्रोथ थी. जैसे सो लिटिल ग्रोथ, जिसकी वजह से हम लोगों की इनकम में कुछ खास फर्क नहीं था. बैकवर्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड भी थी. क्यों? क्योंकि हम लोगों की पर कैपिटल इनकम बहुत ज़्यादा कम थी. एक बहुत बड़ा पार्ट पॉपुलेशन का जो था वो बिलो पॉवर्टी लाइन था, जिनके पास सफिशिएंट फूड, शेल्टर या क्लोथिंग, मतलब बेसिक नीड्स जो होती है वो भी नहीं थी. एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, हमारी कंट्री की अप्रॉक्स 72% जो पॉपुलेशन है वो किसके साथ एंगेज थी? एग्रीकल्चर के साथ. बट फिर भी कॉन्ट्रीब्यूशन 50% था, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी. अभी हमने पढ़ा क्यों? क्योंकि ज़मींदार जो थे वो इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं थे. ठीक है. इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, अभी हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. इस वजह से हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का भी बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ, जिसकी वजह से वो भी बैकवर्डनेस में रही. स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ तो थी ही नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था इन्वेस्टमेंट के लिए. और अगर वो इन्वेस्ट करते भी, बिजनेस स्टार्ट करते भी, तो उनके गुड्स का उन्हें रिटर्न नहीं मिलता था. रैम्पेंट पॉवर्टी, बल्क ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर. जिनकी बेसिक नीड एज इन जो डेली का मील होता है, वो मील भी वो क्या नहीं कर पा रहे थे, अचीव नहीं कर पा रहे थे. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, डैम्स, ये सब कुछ भी नहीं था. हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, हमारी कंट्री जो थी वो मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? इम्पोर्ट के ऊपर. क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपिटल गुड्स नहीं थी, इसलिए हम मशीन्स या अदर इक्विपमेंट जो भी हमें चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए, उन्हें इम्पोर्ट करना था. इम्पोर्ट हमारे लिए बहुत महंगा कर दिया गया, इसी वजह से हमें इम्पोर्ट
के थ्रू मशीन्स नहीं मिली, मशीन्स नहीं थी तो इंडस्ट्रीज भी हम सेटअप नहीं कर पाए। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, बहुत कम सेक्टर था, आई थिंक 14% 15% जो आपकी पॉपुलेशन थी वो अर्बन एरियाज में थी, बाकी पूरा का पूरा सेक्टर आपका रूरल एरियाज के अंदर ही था। तो वो आउटसाइड दी एग्रीकल्चर उनको ऑप्शन नहीं मिलते थे और एग्रीकल्चर में उतना स्कोप था नहीं। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज नाइदर होली फ्यूडल नॉर अ कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, इट वॉज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। Such economy had a mixture of feudalistic and capitalistic modes ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हम लोग ना तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थे, ना ही हम गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में थे, हम मिक्स्ड इकोनॉमी में थे। हमारे डिसीजंस भी क्या रहते थे, म्यूचुअली लिए जाते थे। कॉलोनियल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अभी बताया हमने। तो सारे डिसीजंस भी किसके थे, ब्रिटिशर्स के थे। तो इंडियन इकोनॉमिक्स को उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट किया गया। कैसे कैसे? ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्ब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस, उन्होंने उसको हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बंद किया हैवी टैक्सेस के थ्रू। इंडियन इकोनॉमी वॉज यूज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। इंडियन इकोनॉमी को सिर्फ और सिर्फ एज अ रॉ मटीरियल सप्लायर के रूप में देखा जाने लगा। क्यों? क्योंकि उनका सारा का सारा रॉ मटीरियल जो था वो ब्रिटिश अपनी इंडस्ट्रीज के लिए लेके जाते थे। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 6 मार्क्स क्वेश्चन में पूछते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कुछ भी अच्छा नहीं था एग्रीकल्चर सेक्टर में। आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही बहुत कम थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हाई डिग्रीज ऑफ अनसर्टेनिटी, हमारे पास इमिग्रेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हम लोग हमारे एग्रीकल्चर के लिए अभी भी रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे। डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग, ये 1 नंबर में आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब होता है जब फार्मर्स खेती करते थे सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद को पाल सके, खुद के सर्वाइवल के लिए। उनका जो आउटलुक था वो कमर्शियल नहीं था, वो बढ़ा कर के बेचना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें अगर वो ज़्यादा क्रॉप्स कर भी लेंगे तो उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। तो वो सिर्फ उतनी ही क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे जितना उनकी बेसिक नीड या उनकी फैमिली के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे पास जो क्वांटिटी प्रोडक्शन था वो बहुत कम होता था। गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, बहुत बड़ा डिफरेंस था ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल के बीच में। कैसे? ओनर्स जो थे लाइक ज़मींदार, वो सारा आउटपुट तो लेते थे बट कॉस्ट के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करते थे। उनका जो मेन इंटरेस्ट होता था दैट इज़ रेंटल इनकम, मतलब जो भी उनका लगान मिल रहा है, बट इसके बदले वो फार्मर्स की कॉस्ट में हेल्प नहीं करते थे। तो कॉस्ट तो सारी बेयर करनी पड़ रही थी किसको? फार्मर्स को। और जबकि सारा आउटपुट किसको मिल रहा था? ओनर्स को। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल्स, बहुत छोटे लैंड होल्डिंग होने की वजह से अनइकोनॉमिक था और हाई कॉस्ट हमारी जनरेट होती थी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। इट सेट अप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट अमंग द गवर्नमेंट, द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। इन्होंने एक नया जमींदारी सिस्टम निकाला लगान का। वो कैसा था? द जमींदार वॉज रिकॉग्नाइज एज अ परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल। ज़मींदार जो है उसको परमानेंट ओनर बना दिया ज़मीन का। ज़मींदार एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेगा, गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिशर्स को, लगान का। और ज़मींदार आज़ाद था कि वो जितना चाहे टिलर ऑफ द सॉइल से पैसा ले सकता है एज दे कुड, उनके ऊपर कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं है। तो ब्रिटिशर्स इसलिए खुश थे क्योंकि ज़मींदार उन्हें एक फिक्स अमाउंट देते थे, और ज़मींदार इसलिए खुश थे कि वो फार्मर से जो चाहे वो अमाउंट ले सकते हैं। तो सब कुछ फार्मिंग के अगेंस्ट था। फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजप्शन टू कल्टीवेशन फॉर द मार्केट। क्या बोलता है ये कि खेती करो किसके लिए? एग्रीकल्चर हो किसके लिए? पैसा कमाने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए, ना कि खुद के कंजप्शन के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप वो चीज़ों का क्रॉप करो जिनसे कैश जल्दी और अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, शुगर केन, उस टाइम पे इनकी हाई डिमांड थी। तो ये क्या कहते थे कि इनका ज़्यादा वो होना चाहिए एक्स कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स। इन्हें कैश क्रॉप्स भी कहा जाता था जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा थी। नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर को सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के टर्म से भी डिस्क्राइब किया जाने लगा। क्यों? दो
सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज़ का एक्सप्लॉइटेशन हुआ। फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट्स का, क्योंकि उसके लिए डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ बनाई गई बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, और दूसरा था हमारा मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का, वो उसकी ग्रोथ थी नहीं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक एक करके दोनों पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। ऑब्वियसली इंडियंस आर फेमस फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट वर्क, बट हमारे हैंडीक्राफ्ट की मार्केट में डिमांड तो बहुत थी, बट हम उसको इनकैश नहीं कर पा रहे थे। रीज़न था हमारी भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसी, जिसमें टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट था एंड टैरिफ फ्री इम्पोर्ट था, बट ओनली इफ़ द ट्रांजेक्शन्स आर डन बाय द ब्रिटिशर्स। अगर हम ब्रिटेन में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो टैरिफ फ्री है, अदरवाइज हैवी ड्यूटी, इवन डबल ड्यूटी चार्ज करी जा रही थी अगर इंडिया किसी और कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन करता है तो। हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे कर दिए गए, एक्सपोर्ट पे डबल ड्यूटी, हैवी ड्यूटी चार्ज कर दी गई, जिसकी वजह से कॉस्ट महंगी हो गई। तो इंडिया के पास ब्रिटेन को बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। और ब्रिटेन क्या कर रहा था, सस्ते में लेके जा रहा था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं कर रहा था। 50 रुपये का माल है, 50 रुपये में ले गया और उसका प्रोडक्शन करके देन इंडिया में ही वापस से ला करके बेच रहा है। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही किसके थ्रू हो रहे थे, ब्रिटेन के थ्रू। देन डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट, मतलब ये कि प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडिया में राजा महाराजाओं का राज था, तो उन लोगों के टाइम पे ऑब्वियसली जो चीज़ें काम में ली जा रही थी वो हैंडीक्राफ्ट ली जा रहे थे। इस वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड बढ़ी। बट ब्रिटिश रूल के वजह से, जैसे ही ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, इन सब का, किसका, हैंडीक्राफ्ट्स का, इन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट मार्केट हमारा डाउन हो गया। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। मशीन मेड प्रोडक्ट ऑब्वियसली जो बनेंगे उनकी कॉस्ट कम होगी। इंडियंस के पास मशीन्स थी नहीं, वो हैंडमेड गुड्स बनाते थे, तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती थी। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ सामान की क्वालिटी अच्छी है, महंगे हैं, इसलिए वो बिकते नहीं हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, मशीन मेड प्रोडक्ट हमारी इंडिया में ला करके बेचना शुरू किया, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ भी ख़त्म हो गई। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, owing into the impact of British culture, a new class emerged in India, was keen to adopt the Western lifestyle. उन्होंने अपना लाइफस्टाइल इंडिया में ला करके शुरू किया, जिसकी वजह से एक नए तरीके की डिमांड इंडिया में डेवलप होने लग गई। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, एक यही काम है जो ब्रिटिशर्स ने अच्छा किया। वो क्या किया, रेलवे सेटअप करना, बट किया ये भी उन्होंने खुद के फ़ायदे के लिए था। जहाँ जहाँ उन्हें अपने गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के थ्रू उन्हें जहाँ पहुँचाने होते थे, जहाँ उन्हें ज़रूरत थी, जहाँ उनकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही थी, वो चीज़ कॉस्ट को कम करने के लिए उन लोगों ने रेलवे का स्टार्टअप लिया। ठीक है। देन आपका आता है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अभी हमने पढ़ा हैंडीक्राफ्ट्स, अब हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडस्ट्री। उस टाइम पे सिर्फ कुछ एक इंडस्ट्रीज़ ही थी इंडियन जो स्टैब्लिश थी, जैसे टाटा स्टील कंपनी और एक और दो और होंगी। इसके अलावा बाकी सारी की सारा जो था उसमें हमारे पास प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का नहीं था। रीज़न ये था कि हमारे पास ना तो मशीन्स थी, ना ही इन्वेस्टमेंट था। हमारे पास कोई कैपिटल गुड्स नहीं थी। इंडस्ट्रीज़ के लिए कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे थे, बट उसके लिए भी, इंपोर्ट के लिए भी ब्रिटिशर्स ने बहुत अलग अलग पॉलिसीज़ बना दी गई। इसलिए लैक ऑफ कैपिटल और लैक ऑफ मशीन्स की वजह से मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। तो ये हमारा था इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसका उन लोगों ने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया उसे। नेक्स्ट हमारा फॉरेन ट्रेड है, बट हम लोग अब ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़ के जस्ट प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स ऑन दैट। थैंक यू।